प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, LLB फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 10th, प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, आपको लगता होगा कि जब भी फर्स्ट ईयर में इस पेपर हमारे एथिक्स का क्लास शुरू होती है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम पेपर का पूरा क्यों लेता हूँ। मैंने पिछली कुछ क्लासों में भी रिपीटेशन किया था कि ये पेपर हमारा प्रैक्टिकल पेपर है और बड़ा एक जनरल सा क्वेश्चन रहता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा कि और कुछ नहीं तो आप जिस पेपर का प्रैक्टिकल देने आए हैं उसका नाम ही पूरा बता दीजिए और चले जाइए। तो ऐसे में मैं बार बार इस पेपर का नाम रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये नाम अच्छी तरीके से याद हो जाए कि आपके पेपर का नाम क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इन दिनों विधिक परिषदों की चर्चा, हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अपनी चर्चा शुरू कर रखी है कि उसके गठन, कार्य, शक्तियाँ, उसके ऊपर हम अपना क्लासेस शुरू कर रखी है। और हमने अपनी पिछली क्लास में BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंड्स, उसके द्वारा क्या अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, उसका मुख्यालय कहाँ होगा, कौन कौन सी डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह वो बनाएगी, इस पर हमने अपनी चर्चा की थी। आज उससे आगे हम अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं और आज सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है भारतीय विधिक परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों की सदस्यता कब रिक्त समझी जाएगी, अर्थात उनका जो सदस्यता मेंबरशिप है वो मेंबरशिप कब वैकेंट समझी जाएगी, इस बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 10 क्लोज B वह कारण बताता है जिनके आधार पर भारतीय विधिक परिषद के सदस्यों की सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। सबसे पहला जो इस पर ग्राउंड है वह ग्राउंड ये है कि अगर कोई सदस्य बिना पर्याप्त कारण के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा है। समझने वाला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हर एक विधि के विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। एक शब्द पर क्या काम में आया है, बिना पर्याप्त कारण के, यानी कि अगर उसके पास में अनुपस्थित रहने का कोई सफिशिएंट कॉज है तो सदस्यता रिक्त नहीं होगी। तो बिना पर्याप्त कारण, लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थिति। अगर 2 अधिवेशनों में अनुपस्थिति रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना किसी कारण के लगातार 3 अधिवेशनों में अगर वह अनुपस्थित रहा है तो उसकी सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। और अगर वो अपने कारण बता देता है, सफिशिएंट कॉज बता देता है, तो उसको पद रिक्त नहीं समझा जाएगा। ग्राउंड नंबर 2, किसी कारणवश अधिवक्ता नामावली से उसका नाम हटा दिया गया है। कोई भी कारण है जिसके चलते किसी राज्य विधिक परिषद में जिस पर उसका नाम दर्ज है उसकी नामावली से उसका नाम हटा दिया गया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, भारतीय विधिक परिषद के सदस्यों से गिरफ्त हो जाएगी। अब क्या आया, समझने वाली बात है, पीछे से इस बात को पॉइंट को जोड़िए। क्या कह रहा है, किसी कारणवश अधिवक्ता नामावली से हटा दिया गया है। हमने क्या बात की थी कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 2 प्रकार के सदस्य हो गए, पदेन सदस्य और निर्वाचित सदस्य। इन 2 प्रकार के सदस्यों से मिलकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हो रहा है। अब निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, जो किसी राज्य विधिक परिषद के सदस्य हैं और वह राज्य विधिक परिषद के सदस्य अपने में से किसी का निर्वाचन करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजते हैं। अब उस राज्य विधिक परिषद से उस अधिवक्ता का नाम हटा दिया गया है तो क्या होगा, ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका निर्वाचन करके हमने क्या किया है, 2 वर्ष के लिए, आपको याद हो तो हमने बात की थी कि वो 2 वर्ष या स्टेट बार काउंसिल में समय पूर्ण होने जो पहले होगा तब तक क्या बना रहेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना रहेगा। तो अगर किसी कारणवश उसका नाम वहां से हटा दिया गया है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्यता रिक्त हो जाएगी। और तीसरा ग्राउंड, विधिक परिषद द्वारा बनाए गए नियमों या अन्यथा अयोग्य हो जाने की वजह से। यदि वह परिषद अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन या अन्यथा डिस्क्वालिफाइड हो गया है।
या तो कोई रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे हमने देखा ऊपर क्या रूल बना हुआ है कि लगातार 3 अधिवेशनों में, या ऐसा ही कोई और रूल है, या तो उसके आधार पर, या अन्यथा कोई कारण है तो उस पर वह अयोग्य हो गया है, तो बीसीआई में सदस्य की सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। तो सेक्शन 10B 3 कारण बताता है। अब हम बिल्कुल शॉर्ट में इस बात को समझ रहे हैं। बिना पर्याप्त कारण लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थिति, किसी कारणवश अधिवक्ता नामावली से नाम का हटा दिया जाना, या परिषद द्वारा बनाए गए नियमों या अन्यथा कोई अयोग्यता प्राप्त हो गई है, तब क्या होगा, विधिक परिषद में सदस्यों की सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। अब सेक्शन 11 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टाफ के बारे में चर्चा की गई है, मुख्य कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति। तो सेक्शन 11 में कहा गया है कि किन किन व्यक्तियों की वहां पर नियुक्ति की जा सकेगी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 11 के अनुसार उसका एक सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, एक अकाउंटेंट होगा, और अन्य स्टाफ जो आवश्यक हो उनकी नियुक्ति वहां पर की जाएगी। तो मुख्य रूप से सेक्रेटरी का पद, अकाउंटेंट का पद, और उसके अलावा आवश्यकता अनुसार अन्य स्टाफ की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। अब आता है कि बीसीआई को किन परियोजनाओं हेतु, किन पर्पज के लिए रूल्स बनाने की शक्ति दी गई है। पावर टू मेक रूल्स फॉर सम पर्पज। कुछ परियोजनाओं के लिए बीसीआई को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो धारा 15 एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 15 वह पर्पज बताता है जिनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। सबसे पहला प्रयोजन अपने सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु। वह अपने सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से करेगी, इसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके हेतु नियम बनाने की शक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस सेक्शन में प्रदान की गई है। फिर 2 नंबर पर बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य, इस हेतु भी उसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि वह अपने सदस्यों में से ही क्या करेगी, नियम बनाकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, और उनकी क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या शक्तियां होगी, इनके नियम बनाने की शक्ति भी बीसीआई के पास में है। फिर सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति, अगर किसी कारणवश कोई पद आकस्मिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिक्त हो जाता है तो उसे किस प्रकार से फिलअप किया जाएगा, उसे किस प्रकार से भरा जाएगा, इस पर नियम बनाने की शक्ति भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में है। पॉइंट नंबर 4 विधिक सहायता एवं विधिक सहायता हेतु फंड का यूज करने के नियम बनाने की शक्ति भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमने पीछे देखा था कि वो कुछ फंड्स बना सकेगी और उन फंड्स को किस प्रकार से खर्च करेगी उसके नियम भी वही बनाएगी। उसके द्वारा जो अधिवेशन होंगे उनके कार्रवाइयों के संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति भी इसके पास होगी। पॉइंट नंबर 6 उसके द्वारा गठित समितियों के अधिवेशन के नियम बनाने की शक्ति, अलग अलग जो कमेटीज बनाई गई है वे कमेटी किस प्रकार से अपने अधिवेशनों का संचालन करेगी, उसके लिए नियम बनाने की शक्ति भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। पॉइंट नंबर 7 अपने जो स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा, जैसे हमने सेक्शन 11 में बात की थी कि उसका एक सेक्रेटरी होगा, उसका एक अकाउंटेंट होगा और अन्य स्टाफ जो उसकी आवश्यकता है उस अनुसार क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो उन कर्मचारियों की क्या योग्यताएं होंगी, क्या सेवा शर्तें होंगी, सर्विस कंडीशंस क्या होगी, इन सब को तय करने की नियम बनाने की शक्ति भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जो उसका स्टाफ अपॉइंट होगा, चाहे वो सेक्रेटरी हो, अकाउंटेंट हो या अन्य स्टाफ हो, उसके लिए क्या योग्यताएं होगी और क्या सर्विस कंडीशंस होगी, ये तय करने का नियम बनाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। फिर लेखा बहियों के रख रखाव हेतु नियम, जो उसके अकाउंट्स हैं वो किस प्रकार से रखे जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट लेखा परीक्षक, ऑडिटरों की नियुक्ति करना और उन लेखा बहियों की ऑडिट करवाना। तो 3 चीजें होंगी, वह अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, ऑडिटर से अपॉइंट करेगा और उसकी एडिट कराएगा। इन तीनों कार्यों के लिए नियम बनाने की जो शक्ति होगी वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होगी और वह अपने फंड्स का
मैनेजमेंट किस प्रकार से करेगी, यानी कि उसके जो निधियां हैं उन निधियों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, अर्थात उनको खर्च किस प्रकार से किया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जो पावर है वह भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में रहेगी। तो आज हमने देखा कि कब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों की सदस्यता रिक्त हो जाती है, एक बात, उसके कर्मचारी स्टाफ कौन नियुक्त होंगे, दो बात, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किन किन प्रयोजनों हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, इन 3 विषयों पर आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे चलेंगे। धन्यवाद।